दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं एक ऐसी मूवी की तलाश में था जो एक बेहतरीन कहानी के साथ साथ हमारे दिमाग को हिलाने वाली ताकत भी रखती हो। और आखिरकार रिसर्च के साथ मैंने कुछ ऐसी मूवीज ढूंढ निकाली जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज उन्हीं में से एक जबरदस्त मूवी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत होती है जेस नाम की औरत से, जो काफी डरी हुई थी। जेस अपने बच्चे टॉमी को डर से कांपते हुए शांत कराने की कोशिश कर रही थी। एक दिमागी बीमारी से जूझ रहे टॉमी के साथ न जाने ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिससे वो डर के मारे कांप रहा था। हम देखते हैं कि जेस एक सिंगल मदर थी जो घर चलाने के लिए एक वेट्रेस का काम करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी अपने बच्चे और घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई थी। अब एक दिन जेस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी और तभी उसके घर की डोरबेल बजी। फिर जेस ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर तो कोई भी नहीं था। अब ये देखकर उसको बड़ा ही ताज्जुब हुआ। फिर कुछ देर बाद जेस ने एक बड़े से बैग में अपना सामान पैक किया, घर की चाबी ली और कहीं जाने के लिए निकल पड़ी। पर तभी उसे फ्रिज पर एक नोट मिला, जिसे देखकर जेस को याद आया कि आज तो उसके फ्रेंड ग्रेग ने उसे और टॉमी को अपनी सेल बोट पर घूमने जाने के लिए इनवाइट किया था। अब उसे देखने के बाद जेस ने अपना सामान गाड़ी में रखा और टॉमी को वहाँ के लिए लेकर निकल पड़ी। अब सीन यहाँ से शिफ्ट हुआ, जहाँ दूसरी तरफ ग्रेग अपनी सेल बोट को सफर के लिए तैयार कर रहा था और इतने में ही उसके बाकी दोस्त भी बोट पर आ गए। उसके दोस्तों में डाउनी और सैली एक मैरिड कपल थे और इसके अलावा हैदर भी आई थी जो सैली की दोस्त थी। अब वो लोग बातें कर ही रहे थे कि इतने में जेस ग्रेग के हेल्पर विक्टर के साथ वहाँ आ पहुंची। लेकिन हम देखते हैं कि जेस अपने बेटे टॉमी के बिना ही वहाँ आई थी और काफी मायूस भी लग रही थी। ये देखकर ग्रेग ने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना जेस? तुम्हारा बेटा टॉमी भी तुम्हारे साथ आने वाला था, वो कहाँ है? पर उस वक्त जेस अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी, इसलिए उसने ग्रेग से बस इतना कहा कि वो सफर पर जाने के लिए तैयार है। अब जेस का ये बर्ताव अजीब जरूर था, लेकिन ग्रेग ने उस पर फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि वो अपने बेटे को किसी पड़ोसी या रिश्तेदार के घर पर छोड़कर आई होगी। खैर, इसके बाद वो जेस को बोट पर ले आता है और वो सभी समंदर के सफर पर रवाना हो जाते हैं। इस बीच बोट पर विक्टर ने ग्रेग से कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि जेस कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है? तो ग्रेग ने कहा कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो विक्टर कहता है कि आज जेस अपने बेटे टॉमी के साथ आने वाली थी ना, इसलिए मैंने भी उसे अकेले आता देख पूछा कि टॉमी कहाँ पर है। तो वो कुछ देर के लिए अपने आप में ही खो गई, जैसे कि उसे कुछ याद ही ना हो। लेकिन फिर उसने कहा कि वो टॉमी को स्कूल छोड़कर आई है। पर तुम ही बताओ कि आज तो संडे है ना, तो कौन सा स्कूल खुला होगा? इस पर ग्रेग ने कहा कि जेस के बेटे टॉमी को कुछ दिमागी डिसेबिलिटीज हैं, इसलिए वो एक स्पेशल स्कूल में जाता है, तो हो सकता है कि वो स्कूल संडे को भी खुला रहता हो। इस तरह ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है। खैर, अब वो लोग समंदर में काफी दूर निकल आए थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक जगह पर आकर हवा जैसे गायब ही हो गई, जिससे उनकी बोट समंदर के बीच में अटक गई। तभी अगले ही पल उनसे थोड़ी ही दूर एक भयंकर समुद्री तूफान नजर आया, जो पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब उस खतरे को देखकर ग्रेग ने सभी को लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहा और अपने कैबिन में आ गया। वहाँ से उसने फौरन कोस्ट गार्ड को संपर्क किया और उन्हें अपने सामने आ रहे तूफान के बारे में बताकर फौरन मदद भेजने को कहा। लेकिन जवाब में कोस्ट गार्ड ने कहा कि उन्हें तो समंदर में ऐसे किसी भी तूफान के आने के संकेत नहीं मिल रहे हैं, जिसे सुनकर ही ग्रेग दंग रह गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब उसने दोबारा कोस्ट गार्ड से मदद मांगी, लेकिन तभी उसके ट्रांसमीटर ने किसी दूसरे शिप की फ्रीक्वेंसी पकड़ ली और उसे किसी लड़की की आवाज आने लगी। वो लड़की बहुत डरी हुई थी और रोती हुई लगातार यही बोले जा रही थी कि मेरी मदद करो, उसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया है और मेरी जान भी खतरे में है। फिर ये सुनकर ग्रेग बहुत हैरान हो जाता है, इसलिए उसने उस लड़की से पूछा कि तुम इस वक्त कहाँ से बात कर रही हो। लेकिन तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और इतने में ही वो तूफानी लहरें उन लोगों की बोट से टकरा गई और उनकी बोट पलट गई, जिसके बाद वो सभी पानी में डूबने लगे। पर वक्त रहते उन्होंने लाइफ जैकेट पहन लिया था, जिससे वो डूबने से बच गए और तूफान के गुजरते ही जैसे तैसे अपनी पलटी हुई बोट के ऊपर आ गए। लेकिन बदकिस्मती से हैदर ने लाइफ जैकेट पहनने में देरी कर दी थी, जिस वजह से पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब हैदर की मौत से वो सभी सदमे में थे, लेकिन फिलहाल वो खुद भी बीच समंदर में फंसे हुए थे, इसलिए उनके लिए पहले वहाँ से निकलना जरूरी था। इसी बीच अचानक उन्हें अपनी ओर आता एक बड़ा पानी का जहाज नजर आता है, जिसे देखकर उनकी जान में जान आती है।
तभी उन्होंने देखा कि उस जहाज पर कोई शख्स खड़ा खड़ा उन्हें ही घूर रहा था, पर ज्यादा दूरी होने की वजह से उन्हें उसकी शक्ल दिखाई नहीं दी, सिर्फ उसका साया ही दिख रहा था। खैर, अब सभी चिल्लाते हुए उससे मदद मांगने लगे कि तभी वो जहाज उनके करीब आ गया, जिसके बाद वो सभी फौरन उस जहाज पर चढ़ गए। वहाँ पहुँचते ही वो जहाज के क्रू मेंबर्स को ढूंढने लगे, पर अजीब बात ये थी कि काफी जगह देखने और काफी आवाजें लगाने के बावजूद भी ना तो उन्हें किसी का जवाब आया और ना ही उन्हें कोई नजर आया। वहीं जैस को वो जहाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। उसने ग्रेग से कहा कि ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। इस पर ग्रेग ने कहा कि पानी के सारे जहाज बहुत हद तक एक जैसे ही होते हैं, इसलिए तुम्हें ये जहाज जाना पहचाना लग रहा है। उन्हें उस जहाज की एक पुरानी तस्वीर नजर आती है और उस तस्वीर में लिखी तारीख से पता चल रहा था कि वो जहाज 77 साल पुराना था। उस तस्वीर के नीचे जहाज का नाम एओलस लिखा था और वहीं जहाज के बारे में कुछ जानकारियां भी लिखी थी, जिसके मुताबिक उस जहाज का नाम ग्रीक गॉड एओलस के नाम पर रखा गया था, जो वायु के देवता थे। एओलस का नाम सुनकर सैली को एओलस और उसके बेटे सिसिफस से जुड़ी एक कहानी याद आई। उस कहानी के मुताबिक एओलस का बेटा सिसिफस एक इतना चालाक राजा था कि वो 2 बार मौत के देवता को चकमा देकर मौत से भी बच निकला था। इससे एओलस बड़े क्रोधित हुए और सिसिफस को उसके कर्मों के लिए एक ऐसी सजा दी जिससे वो कभी निकल नहीं सकता था। एओलस ने सिसिफस को एक भारी भरकम चट्टान एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ाने को कहा। हालांकि सिसिफस को ये काम बहुत आसान लगा, लेकिन जैसे ही वो चट्टान को ऊपर तक ले जाता वैसे ही वो चट्टान लुढ़क कर नीचे आ जाती, जिसके बाद उसे वापस उस चट्टान को ऊपर लेकर जाना पड़ता और इस तरह से वो ये सजा जन्मों जन्मांतर तक भुगतता रहा। यानी कि एओलस ने अपने बेटे को एक ऐसी सजा दी थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। खैर, सैली ये कहानी सुना ही रही थी कि उन्हें पास ही कहीं से कुछ गिरने की आवाज आई। फिर जब लोग भागकर उस आवाज की ओर गए तो देखा कि वहाँ चाबियों का एक गुच्छा पड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था। जैस ने जब उस चाबी के गुच्छे को देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वो चाबियां जैस की ही थी। उसमें जैस के बेटे टॉमी की फोटो वाली कीचेन भी लगी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जैस की चाबियां वहाँ कैसे पहुँची। अब वो इस पर सोच विचार करते हुए आगे बढ़ गए। अब आगे चलकर वो डाइनिंग हॉल में पहुँच गए कि तभी जैस ने देखा कि कोई शख्स हॉल के बाहर छुपकर उन्हें देख रहा है। जैस की उस पर नजर पड़ते ही वो शख्स भाग खड़ा हुआ और उसकी भनक पाकर विक्टर भी फौरन उसके पीछे भागा, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर वो शख्स मानो किसी परछाई की तरह गायब हो गया। अब विक्टर आसपास उसे तलाश करने लगा कि इसी दौरान उधर ग्रेग भी जहाज के क्रू मेंबर्स को ढूंढने निकल गया और जैस भी उसके पीछे चल दी। वहीं सैली और डाउनी डाइनिंग हॉल में ही रुककर उनके वापस आने का इंतजार करने लगे। उधर ग्रेग और जैस जहाज में भटक रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एक कमरे के बाथरूम से शॉवर चलने की आवाज आई। फिर जब वो भागकर उस कमरे में गए तो देखा कि बाथरूम के शीशे पर खून से लिखा हुआ था कि थिएटर में जाओ। ये सब देखकर जैस तो बुरी तरह से डर गई, लेकिन ग्रेग को लग रहा था कि ये जरूर जहाज के क्रू मेंबर्स की ही हरकत है और वो उनके साथ जरूर कोई प्रैंक कर रहे हैं। इसलिए ग्रेग उन्हें ढूंढने थिएटर की ओर जाने लगा, लेकिन जैज ने उसे रोकते हुए कहा कि ये कोई प्रैंक नहीं है, बल्कि यहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जहाज पर हो रही हर एक घटना मेरे साथ पहले भी हो चुकी है। इस पर ग्रेग ने जैज पर भड़कते हुए कहा कि एक तो पहले से ही ये सब हो रहा है, ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रही हो, इसलिए अब तुम अपनी बेतुकी बातें करना बंद करो। अब ये सुनकर जैज ग्रेग से नाराज हो गई और वापस डाइनिंग हॉल में आ गई। यहाँ उसने देखा कि अब डाउनी और सैली डाइनिंग हॉल में नहीं थे। अब जैज उन्हें आवाज लगा ही रही थी कि तभी विक्टर वहाँ आ गया। जैज ने देखा कि विक्टर बुरी तरह से घायल था और उसके सर के पीछे एक छेद हो गया था जिससे खून की धार बह रही थी। उसे देखकर जैज घबरा गई। फिर वो जब विक्टर को सहारा देने गई तो अचानक विक्टर ने जैज की गर्दन को दबोच ली और ये कहते हुए उसे मारने लगा कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार तू ही है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर जैज ने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या, भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगी। लेकिन गुस्से से बौखलाया विक्टर उसे मारने पर उतारू हो चुका था। तभी जैज ने अपना बचाव करते हुए उसके सर के पीछे लगी चोट में अपनी उंगली घुसा दी, जिससे विक्टर ने वहीं दम तोड़ दिया। तभी अगले ही पल जैज को कहीं से गोली चलने की आवाज आई और वो फौरन आवाज की दिशा में भागते हुए थिएटर तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सामने ग्रेग की लाश पड़ी थी और डाउनी और सैली उसे पकड़कर रो रहे थे। अब जैज ग्रेग की मौत के बारे में कुछ भी पूछ पाती,
उससे पहले ही गुस्से में बौखलाई सैली ने जैज पर चिल्लाते हुए कहा कि आखिर तुमने ग्रेग को क्यों मारा? ग्रेग ने मरने से पहले हमें बताया था कि उसे गोली मारने वाली तुम ही थी। इस पर जैज ने कहा, लेकिन मैं तो इससे पहले कभी थिएटर में आई ही नहीं, फिर भला मैं ग्रेग को कैसे मार सकती हूँ? ये सुनकर डाउनी ने कहा कि अब अपना नाटक बंद करो। जब हम डाइनिंग हॉल में थे तब तुम्ही ने हमें यहाँ थिएटर में आने को कहा था, अब क्या तुम हमें भी मारना चाहती हो? इस पर जैज ने उन पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं तो खुद तुम लोगों को डाइनिंग हॉल में ढूंढने के लिए आई थी। मैंने तुम्हें यहाँ आने को कब कहा? जैज ये सब समझा ही रही थी कि तभी थिएटर के ऊपर से एक गोली चली जो सीधे सैली के सीने पर जाकर लगी। वो गोली थिएटर के ऊपर खड़े एक नकाबपोश ने चलाई थी, जिसका अगला निशाना जैज और डाउनी थे। अब वो दोनों होश संभाल पाते उससे पहले ही नकाबपोश ने डाउनी को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और जैज पर भी गोलियां दागने लगा। लेकिन जैज किसी तरह उसकी गोलियों से बचती बचाती बाहर भाग निकली, पर वो नकाबपोश मौत बनकर जैज का पीछा करने लगा। अब जैज भागती हुई जहाज के ऊपर डेक पर आ गई और वहाँ रखी उसने एक कुल्हाड़ी उठा ली। इस बीच उस नकाबपोश की गोलियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो लोहे की रॉड लेकर जैज को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उल्टा जैज ने कुल्हाड़ी से हमला करके उसे निहत्था कर दिया। जिसके बाद वो नकाबपोश जैज के वार से बचता हुआ जहाज के किनारे पर आ गया। अब जैज ने उससे पूछा कि आखिर तुम कौन हो और हमें क्यों मार रहे हो? इस पर उस नकाबपोश ने कहा कि अगर तुम्हें घर लौटना है तो तुम्हें अपने दोस्तों को मारना ही होगा। लेकिन जैज को उसकी इन बातों का मतलब समझ में नहीं आया। फिर जैज ने नकाबपोश पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे बचने के चक्कर में वो नकाबपोश समंदर में गिर गया और जैज को उससे छुटकारा मिल गया। अब वो एक पल के लिए वो सब सोचने लगी जो अभी हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बंदा कौन था और आखिर इसने सभी को क्यों मार डाला। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे समंदर से कुछ लोगों के चीखने की आवाजें आईं। उसे सुनकर जैज जब जहाज के दूसरे किनारे पर पहुंची तो उसके सामने एक ऐसा विचित्र दृश्य था जिसे देखकर उसके दिलो दिमाग जैसे सुन्न ही पड़ गए। उसने देखा कि समंदर में ठीक उन्हीं की तरह एक पलटी हुई बोट मौजूद थी, जिस पर उसके सारे दोस्तों के हमशक्ल मौजूद थे। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा उसकी खुद की हमशक्ल भी उन लोगों के साथ मौजूद थी। वो सभी जैज को जहाज पर खड़े देखकर उससे मदद की गुहार लगा रहे थे। हालांकि दूरी ज्यादा होने के कारण वो जैज की शक्ल पहचान नहीं पा रहे थे। अब ये सब देखकर जैज को वो घटना याद आई जब वो और उसके दोस्त उस पलटी हुई बोट पर खड़े होकर जहाज से मदद मांग रहे थे और उन्हें भी जहाज पर खड़ा एक शख्स नजर आया था। डरी सहमी जैज एकदम से जहाज के किनारे से दूर हट गई। तभी वो दूसरी जैज और उसके दोस्त जहाज पर चढ़ गए, ठीक वैसे ही जैसे शुरू में हुआ था। अब पुरानी वाली जैज छुप छुप कर उन्हें देखने लगी और उसने देखा कि वो लोग ठीक उसी तरह जहाज पर किसी की तलाश में भटक रहे थे, जैसा कि शुरुआत में जैज और उसके सभी दोस्त भटक रहे थे। आगे चलकर जैज ने दूसरी जैज और ग्रेग की बातें सुनी। वो दूसरी जैज भी जहाज को देखकर ग्रेग से यही कह रही थी कि उसे लग रहा है कि जैसे उसके साथ वो सब पहले भी हो चुका है, लेकिन ग्रेग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। उसके बाद वो लोग जैज और उसके दोस्तों की तरह ही जहाज की तस्वीर के पास पहुंच गए और वहाँ एओलस और सिसिफस की कहानी पर चर्चा करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो जैज अपनी बीती घटना अपने सामने रिपीट होते हुए देख रही हो। ये सब देखकर जैज रोती हुई सर पकड़कर वहीं बैठ गई कि तभी उसका वो चाबियों का गुच्छा जो उसे जहाज पर ही पड़ा हुआ मिला था वो नीचे गिर गया और चाबी गिरने की आवाज सुनकर दूसरी जैज और उसके दोस्त उसकी ओर आने लगे और उन्हें देखकर पुरानी जैज वहाँ से भाग गई। फिर आगे की घटना भी बिल्कुल पहले की तरह ही हुई। जब दूसरी जैज ने चाबियों का वो गुच्छा देखा तो वो दंग रह गई और उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो चाबियां तो उसकी ही हैं और उसमें उसके बेटे की फोटो भी लगी है। उसके बाद वो दूसरी जैज और उसके दोस्त डाइनिंग हॉल में पहुंच गए और पुरानी जैज हॉल के बाहर से उन्हें छुपकर देखने लगी। तभी उस दूसरी जैज ने पुरानी जैज की एक झलक देखी और उसे देखते ही पुरानी जैज वहाँ से भाग निकली। उस दूसरी जैज ने ये सब अपने दोस्तों को बताया कि उसने किसी शख्स को वहाँ से भागते हुए देखा है, तो विक्टर उसे ढूंढने निकल पड़ा और तब तक पुरानी जैज जहाज के ऊपरी डेक पर आ चुकी थी। तभी पुरानी जैज को पानी में तैरती हुई डाउनी की लाश नजर आई, जिसे उस नकाबपोश ने ही गोली मारी थी। अब जैज ये सोच रही थी कि आखिर डाउनी की लाश को समंदर में किसने फेंक दिया कि तभी विक्टर वहाँ ऊपर आ पहुँचा, जहाँ विक्टर जैज को देखकर एकदम से चौंक गया और उसने कहा कि तुम इतनी जल्दी डाइनिंग हॉल से यहाँ कैसे पहुँच गई। इस पर जैज ने उसे सच बताते और समझाते हुए कहा कि डाइनिंग हॉल में जो ग्रेग, डाउनी और सैली हैं, वो सब असली नहीं हैं, बल्कि डुप्लीकेट्स हैं।
और तो और वहाँ मेरी भी एक डुप्लीकेट है। असली ग्रेग, डाउनी और सैली तो मर चुके हैं। लेकिन विक्टर जैज की इन बातों पर यकीन करना तो दूर, उल्टा उसे पागल कहने लगता है। इस पर जैज सबूत के तौर पर उसे डाउनी की लाश दिखाने ले गई, लेकिन तब तक डाउनी की लाश समंदर में डूब चुकी थी। फिर विक्टर जैज का मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से जाने लगा और कहने लगा कि तुम्हें जरूर कोई ना कोई बीमारी है, खुद को जाते ही डॉक्टर को दिखाना। तभी जैज ने उसे रोकते हुए दीवार की ओर धक्का दिया और उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगी, पर उस दीवार पर एक धारदार मोटी कील लगी हुई थी जो विक्टर की गर्दन के पीछे धंस गई। और विक्टर ने जब उस कील से अपना सर निकाला तो उसके सर के पीछे से खून का जैसे फव्वारा फूट पड़ा। उसे देखकर जैज डर के मारे वहाँ से भाग खड़ी हुई। अब खून से लथपथ विक्टर जैज का पीछा करने लगा और जैज उससे भागती हुई शिप के सिक्योरिटी लॉकर में आकर छुप गई। तभी उसने देखा कि वहाँ कुछ पर्चियों के ढेर पड़े हुए थे और उन सारी पर्चियों में बस यही लिखा हुआ था कि जैसे ही वो सब जहाज पर आए उन्हें मार देना। तभी जैज ने गौर किया कि वो तो उसी की हैंडराइटिंग है। अब उसने पास ही रखा एक नोटपैड उठाया और उसमें ठीक वही सेंटेंस लिखकर देखा ताकि उसे अपनी हैंडराइटिंग से एक बार और मैच कर सके। और उसका शक सही निकला। उन सारी पर्चियों में लिखे सेंटेंसेस उसकी हैंडराइटिंग से बिल्कुल मैच हो रहे थे। अब तक रिपीट हो रही सारी घटनाओं को देखकर जैस को अब तक एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि उस शिप पर जो घटनाएं घट रही थी वो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि पहले भी कई बार घट चुकी थी। इसका मतलब जैज एक टाइम लूप में फंस चुकी थी, जहाँ जब भी उसके सारे दोस्त मारे जाते थे तो टाइम लूप फिर से शुरू हो जाता था और एक नई जैज और उसके सारे दोस्त उस पलटी हुई बोट से वापस जहाज पर आ जाते थे और फिर बार बार एक ही घटना को दोहराते थे। इसी तरह टाइम लूप का ये साइकिल न जाने कितने समय से चला आ रहा था, जिस कारण वहाँ इतनी सारी पर्चियों का ढेर जमा हो गया था। खैर, अब जैज ने देखा कि उस कमरे में ठीक उसी तरह की बंदूकें और कपड़े रखे हुए थे जैसा कि उस नकाबपोश ने पहन रखा था। उसे देखकर जैज को समझ आ गया कि उसने जिस नकाबपोश को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद जैज ही थी। अब उसके दिमाग में बार बार नकाबपोश की ही कई बातें गूंजने लगी कि अगर तुम्हें घर लौटना है तो तुम्हें अपने सारे दोस्तों को मारना ही होगा। अगर वो जहाज पर आए तो उन्हें मार दो। और यही बात उसके दिलो दिमाग पर हावी होने लगी और एक पल को तो पागलपन में उसने बंदूक उठा ली और नकाबपोश बनकर घर लौटने की चाहत में अपने दोस्तों को मारने के बारे में सोचने लगी। लेकिन फिर जैज ने किसी तरह खुद पर काबू कर लिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो सिर्फ 2 सेकंड्स का टाइम निकालकर इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो इस बार जैज ने ठान लिया था कि बाकी जैज की तरह वो अपने दोस्तों को नहीं मारेगी, जिससे टाइम लूप का पैटर्न बदल जाएगा और वो अपने दोस्तों के साथ शिप से निकल जाएगी। इसलिए जैज ने सिक्योरिटी लॉकर से एक बंदूक उठा ली और डाइनिंग हॉल की तरफ चली आई, जहां उसने देखा कि वो नई जैज डाउनी और सैली को ढूंढती हुई डाइनिंग हॉल में आ चुकी थी। इतने में ही जख्मी विक्टर भी वहां आ गया। दरअसल ये वही घटना थी जब वो नई जैज विक्टर को घायल देखकर उसकी मदद करने आएगी, लेकिन विक्टर जैज को मारने लगेगा और जैज उसके घाव को कुरेद कर उसे ही मार देगी। लेकिन इस बार वो नई जैज विक्टर के पास जाती उससे पहले ही पुरानी जैज उनके बीच में आ गई और उस नई जैज पर बंदूक तान दी। अब वो नई जैज अपनी डुप्लीकेट को देखकर डर के मारे वहाँ से भाग गई। इस तरह विक्टर की जान बचाकर जैज को यकीन हो गया कि अब बाकी लोग भी बच जाएंगे। विक्टर भी ये सब देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन इतने में ही उन दोनों को थिएटर से गोली चलने की आवाज आई, जिसके बाद जैज घायल विक्टर को एक कोने में बैठाकर फौरन थिएटर रूम में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि थिएटर में तो एक और नकाबपोश मौजूद था जिसने ग्रेग को मौत के घाट उतार दिया था और अब उसका अगला निशाना सैली थी। अब उस नकाबपोश ने जैसे ही सैली पर गोली चलाई वैसे ही जैज ने उसे वहां से धक्का देकर बचा लिया और उस नकाबपोश पर ही वापस गोली दाग दी। लेकिन उसकी गोली नकाबपोश के सिर को छूकर निकल गई और वो जख्मी हो गया। इस तरह मौका पाकर जैज डाउनी और सैली को लेकर वहां से भाग निकली। जैज ने इस बीच डाउनी और सैली को भी बताया कि वो लोग एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं, लेकिन वो टाइम लूप का पैटर्न बदलकर वहां से निकल सकते हैं। ये बताकर जैज ने उन्हें अपनी बंदूक थमा दी और कहा कि मैं विक्टर को लेने जा रही हूँ। हम अभी विक्टर को लेकर शिप से निकल जाएंगे, लेकिन जब तक तुम लोग यहीं रहना और किसी पर भी भरोसा मत करना। अगर कोई भी तुम्हारे पास आए तो उसे शूट कर देना। ये बताकर जैज डाइनिंग हॉल में विक्टर को लेने आई, पर अब विक्टर वहाँ से गायब हो चुका था। तभी जैज को फर्श पर खून के निशान दिखे जो आगे शिप के किनारे तक गए हुए थे, जिसे देखकर जैज समझ गई कि किसी ने विक्टर को मारकर उसकी लाश समंदर में फेंक दी है। इसी दौरान जैज को धड़ाधड़ चलती गोलियों की आवाज आई
तो वो फौरन उस आवाज की दिशा में भागने लगी। वो गोलियां डाउनी ने चलाई थी क्योंकि उसे गलियारे के मोड़ पर नकाबपोश के छुपे होने की भनक लग गई थी। वो नकाबपोश समझ चुका था कि जब तक डाउनी के पास बंदूक है वो उसे मारने उसके करीब भी नहीं जा सकता। लेकिन तभी उस नकाबपोश ने अपना नकाब उतारा, जिसमें हमने देखा कि वो नकाबपोश कोई और नहीं, जैज की ही एक और डुप्लीकेट थी। इसका मतलब इस शिप पर एक नई जैज और एक पुरानी जैज तो थी ही, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और पुरानी जैज यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। खैर, अब वो नकाबपोश जैज डाउनी और सैली के पास आ गई और वो दोनों उसे ही असली जैज समझ बैठे। अब नकाबपोश जैज उन्हें लेकर एक कमरे में आ गई। डाउनी यहाँ नकाबपोश जैज से उन्हें वहाँ लाने की वजह पूछ ही रहा था कि तभी नकाबपोश जैज ने अपने बैग से एक चाकू निकाला और एक ही बार में डाउनी की गर्दन को चीर डाला। ये देखकर सैली उसे बचाने आई, पर नकाबपोश जैज ने उसके पेट पर भी चाकू भोंक दिया। लेकिन इस बीच मौका पाकर घायल सैली घिसटती हुई चिल्लाती हुई दरवाजे से बाहर निकल आई, जिसके बाद सैली की चीख सुनकर जैज भी वहाँ पहुँच गई। पर नकाबपोश जैज से धोखा खा चुकी सैली को इस वाली जैज से भी खतरा महसूस होने लगा, इसलिए वो उसको देखकर डर के मारे वहाँ से भागने लगी। फिर सैली भागती हुई जहाज के कम्युनिकेशन रूम में पहुँच गई और वहीं उसने ट्रांसमीटर और कोस्ट गार्ड से मदद के लिए संपर्क किया और रोते हुए कहा कि मेरी मदद करो, उसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया है और अब वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई कि तुम इस वक्त कहाँ से बात कर रही हो। वो आवाज सुनकर सैली हैरान रह गई, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि ग्रेग की ही थी। दरअसल ये वही घटना थी जब शुरुआत में तूफान उनकी बोट के करीब आ रहा था और ग्रेग मदद के लिए कोस्ट गार्ड से संपर्क कर रहा था। लेकिन तभी उसे एक रोती हुई लड़की की आवाज सुनाई देने लगी थी। वो आवाज असल में सैली की ही थी। खैर, इतने में ही जैज को वहाँ आते देखकर सैली अपर डेक पर चली गई। जैज भी जब उसका पीछा करती हुई अपर डेक पर पहुंची तो देखा कि उसके सामने ढेरों सैली की लाशें पड़ी थी, जिसे पक्षी नोच रहे थे। उन्हीं लाशों के बीच पड़ी सैली भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उन ढेर सारी लाशों को देखकर जैज समझ गई थी कि ये घटना पहले भी कई बार रिपीट हो चुकी थी, यानी कि उसने टाइम लूप का पैटर्न नहीं बदला था, बल्कि वो अब भी टाइम लूप में ही फंसी हुई थी। तभी जैज को शिप के लोअर डेक से कुछ आवाजें आईं, तो उसने देखा कि लोअर डेक पर उस नई जैज और नकाबपोश जैज के बीच में लड़ाई हो रही थी। ऊपर से जैज ने देखा कि उस नई जैज ने उस नकाबपोश जैज को एक रॉड से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और फिर समंदर में फेंक दिया। ये घटना ठीक वैसी ही थी जब शुरुआत में जैज ने नकाबपोश को समंदर में गिरा दिया था। हालांकि शुरुआत वाली घटना में जैज ने नकाबपोश को जान से नहीं मारा था, वो खुद ही जान बचाने के लिए गिर गई थी। लेकिन इस घटना में नई जैज ने नकाबपोश जैज को जान से मारकर समंदर में फेंक दिया था। खैर, इस बार भी जब नकाबपोश जैज जैसे ही समंदर में गिरी, तभी एक नई जैज और उसके सारे दोस्त वापस उस पलटी हुई बोट पर आ गए और फिर से पहले की तरह वही घटना रिपीट होने लगी। जैज अब इन घटनाओं से तंग आ चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस टाइम लूप से निकले तो निकले कैसे। उसे उसके बेटे टॉमी की फिक्र होने लगी थी। वो ये सोचकर रोने लगी कि टॉमी इस वक्त किस हाल में होगा। अब उसे किसी भी तरह टॉमी के पास लौटना था। तभी उसे एक आइडिया आया। उसे पता था कि जब भी उसके सारे दोस्त मरते थे तो एक नई जैज और उसके दोस्त दोबारा उस पलटी हुई बोट पर आ जाते थे। इसलिए जैज ने ठान लिया कि वो इस वक्त जहाज पर मौजूद अपने सारे दोस्तों को मार देगी। उसके बाद जब एक नई जैज और उसके सारे दोस्त उस पलटी हुई बोट पर आएंगे तो वो उन्हें शिप पर आने ही नहीं देगी, बल्कि वो उनके साथ ही पलटी हुई बोट पर चली जाएगी और जहाज से निकलते ही वो टाइम लूप से भी बाहर निकल आएगी। अब जैज पहले तो उस कमरे में गई जहां नकाबपोश जैज ने डाउनी की हत्या कर दी थी। वहां उसने डाउनी के खून से शीशे पर लिख दिया था कि थिएटर में जाओ, और उस कमरे का शॉवर ऑन कर दिया। फिर उसने पुराने डाउनी, ग्रेग और विक्टर की लाश को समंदर में ठिकाने लगा दिया और लाशों को ठिकाने लगाने के बाद जैज खुद डाइनिंग हॉल में आ गई और वहाँ मौजूद नए डाउनी और सैली को कहा कि तुम लोग जल्दी थिएटर में जाओ, वहाँ बाकी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँचती हूँ। ये कहकर जैज सिक्योरिटी रूम में आ गई और वहाँ पर उसने शिप वर्कर्स के कपड़े पहन लिए और एक बंदूक उठा ली। उसके बाद उसने एक कपड़े से नकाब बनाकर पहन लिया, जिसके बाद अब उसका हुलिया बिल्कुल उस नकाबपोश जैज की तरह हो चुका था। इसका मतलब ये था कि इस टाइम लूप के अंत में जैज ही हर बार नकाबपोश जैज बन जाती थी और नई जैज और अपने दोस्तों को थिएटर में बुलाकर इसलिए मारती थी ताकि उनके मरने के बाद जब एक नई जैज और उसके दोस्त दोबारा पलटी हुई बोट पर आएं, तो वो उन्हें बोट पर ही रोक सके और खुद भी उनके साथ चली जाए। लेकिन हर बार होता ये था कि नकाबपोश जैज सारे लोगों को तो मार देती थी,
पर जब वो नई जैज को मारने जाती थी तो नई जैज उसे ही मारकर समंदर में गिरा देती थी, जिससे नकाबपोश जैज का प्लान नाकाम हो जाता था और ये टाइम लूप कभी खत्म नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार जैज ने ठान लिया था कि वो उन्हें खत्म करके अपने मकसद में कामयाब जरूर होगी। खैर, जैज अब नकाब पहनकर थिएटर में पहुंच गई, जहां ग्रेग पहले से ही बालकनी में खड़ा था। वहीं डाउनी और सैली नीचे सीट पर बैठे अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। तभी जैज ने ग्रेग पर अपनी बंदूक तान दी, लेकिन ग्रेग ने जैज के सैंडल देखकर उसे पहचान लिया और फिर ग्रेग जैज से कुछ भी कह पाता उससे पहले ही जैज ने उसे गोली मार दी और वो सीधा नीचे डाउनी और सैली के पास आकर गिर पड़ा। इस बीच ग्रेग ने दम तोड़ने से पहले डाउनी और सैली को बताया कि उसे जैज ने मारा है। अब इतने में ही हर बार की तरह नई जैज वहां पहुंच गई और उन तीनों के बीच बहस होने लगी। तभी ऊपर से जैज ने डाउनी और सैली को भी मौत के घाट उतार दिया और नई जैज को मारने उसके पीछे लग गई। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नई जैज ने कुल्हाड़ी उठा ली और नकाबपोश जैज पर हमला करके उसे निहत्था कर दिया। फिर जैज उससे बचती हुई जहाज के किनारे पर आ गई और नई जैज से कहा कि अगर तुम घर लौटना चाहती हो तो तुम्हें अपने दोस्तों को मारना ही होगा। इतना सुनते ही नई जैज ने उस जैज पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे बचने के चक्कर में वो समंदर में जा गिरी। फिर कुछ समय बाद जब जैज की आंखें खुली तो उसने खुद को समंदर के किनारे पर पाया। अब खुद को टाइम लूप से बाहर पाकर जैज की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो फौरन उठ खड़ी हुई और जैसे तैसे वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँच गई। फिर घर पहुंचकर उसने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो उसका बेटा टॉमी अंदर बैठकर ड्राइंग कर रहा था। अब अपने बेटे को देखकर जैज के कलेजे को ठंडक मिल गई। लेकिन तभी जैज को एक आवाज सुनाई दी और वो आवाज एक दूसरी जैज की थी। दरअसल जैज अपने पास्ट में आ चुकी थी। ये वही दिन था जब जैज ग्रेग की वोट पर जाने के लिए निकलने वाली थी। फिर जैज ने देखा कि हर रोज की तरह वो आज भी अपने बीमार बेटे टॉमी और घर की जिम्मेदारियों के कारण फ्रस्ट्रेशन में थी और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो हमेशा टॉमी की छोटी छोटी गलतियों पर उसे मारती पीटती रहती थी। इसलिए वो बस एक दिन के लिए इन जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती थी और यही वजह थी कि उसने ग्रेग के साथ बोट पर समुद्री सफर पर जाने का प्लान किया था। अब जैज खिड़की से वो सब देख ही रही थी कि तभी टॉमी की नजर जैज पर पड़ गई, जिससे टॉमी चौंक गया और उससे गलती से रंग जमीन पर गिर गया। इतने में ही पास्ट वाली जैज वहाँ पर आई और रंग जमीन पर बिखरा देखकर गुस्से में टॉमी को एक जोर का तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद टॉमी रोता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। इसके बाद पास्ट वाली जैज टॉमी को बुरा भला कहती हुई जमीन पर फैले रंग को साफ करने लगी और इस बीच वो रंग उसके कपड़े में लग गया, जिससे वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई। अब ये सब देखकर बाहर खड़ी जैज को एहसास हुआ कि वो पहले मासूम टॉमी के साथ कितना बुरा सलूक किया करती थी। अब जैज ने ठान लिया कि वो उस पास्ट वाली जैज को ही खत्म कर देगी और टॉमी को लेकर कहीं दूर निकल जाएगी। इसलिए उसने घर की डोरबेल बजाई और स्टोर रूम की तरफ चली गई। फिर वही हुआ जो कहानी की शुरुआत में हुआ था। डोरबेल की आवाज सुनकर पास्ट वाली जैज बाहर आई, पर वहाँ किसी को ना पाकर वो सोच में पड़ गई। लेकिन फिर वो वापस अंदर चली गई और इतने में ही जैज स्टोर रूम से एक हथौड़ा लेकर पीछे के दरवाजे से घर में घुसी और पास्ट वाली जैज को हथौड़े से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। लेकिन तभी टॉमी ने जैज को अपनी माँ की हत्या करते हुए देख लिया और सदमे में आ गया। फिर जैज भागकर टॉमी के पास गई और जैसा कि कहानी की शुरुआत में हमने देखा था, जैज डर से कांप रहे टॉमी को यह कहकर शांत कराने लगी कि वो सब उसका एक बुरा सपना था और वो ही उसकी असली माँ है। इसके बाद जैज ने पास्ट वाली जैज की लाश को एक बैग में भरकर उसे गाड़ी में रख दिया और फिर जब वो घर की चाबी लेकर बाहर आ रही थी तभी उसे फ्रिज पर लगा वो नोट मिला, जिसमें लिखा था कि ग्रेग ने उसे बोट पर इनवाइट किया है। उसे पढ़ने के बाद वो टॉमी को लेने गई, जो अब भी डरा हुआ था। अब जैज उसे गोद में उठाकर बाहर ले आई और उसे कार में लेकर निकल गई। फिर रास्ते में जैज टॉमी को समझा रही थी कि अब वो उसके साथ हमेशा प्यार से रहेगी। लेकिन तभी उसकी कार से एक पक्षी आकर टकरा गया, जिसकी वजह से जैज ने कार रोक दी। उसने उस मरे हुए पक्षी को सड़क से उठाकर साइड में फेंक दिया। लेकिन तभी उसने जो देखा उसे उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। जी हाँ, उस जगह पर ठीक उसी तरह से कई और पक्षियों की लाशें पड़ी थी। अब जैज को समझ में आ गया था कि जहाज से आने के बाद भी वो टाइम लूप से बाहर नहीं निकली थी, बल्कि ये सारी घटनाएं भी कई बार रिपीट हो चुकी थी। इसलिए वहाँ पक्षियों की लाशों का ढेर लगा था। ये समझ आते ही जैज घबराकर वापस कार में आ गई और कार स्टार्ट करके फौरन वहाँ से निकल गई। लेकिन इस बीच कार की विंडशील्ड पर पक्षी का खून देखकर टॉमी रोने लगा और उसे शांत कराने की कोशिश में जैज का ध्यान सड़क से हट गया और उसकी कार सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। उस भयंकर एक्सीडेंट में जैज और टॉमी दोनों की ही मौत हो गई।
लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि सड़क पर टॉमी के साथ पास्ट वाली जैज की लाश पड़ी थी और उस जगह से थोड़ी दूर पर ही जैज सदमे में खड़ी उन्हें देख रही थी। अपनी और टॉमी की लाश को देखकर जैज को एहसास हो गया था कि वो मर चुकी है और आत्माओं की दुनिया में है। जैज ने टॉमी के साथ बुरा सलूक किया था और उसकी लापरवाही की वजह से ही टॉमी की जान चली गई, इसलिए शायद उसकी आत्मा को आफ्टर लाइफ में सजा मिल रही थी। जैज को भी वही सजा मिली थी जो एक समय सिसिफस को मिली थी, एक कभी ना खत्म होने वाली सजा। जैज एक दिन के लिए टॉमी की जिम्मेदारियों से दूर जाना चाहती थी, इसलिए उसे जहाज पर एहसास कराया जाता था कि वो टॉमी के पास कभी नहीं लौट सकती, ताकि उसे टॉमी की इम्पोर्टेंस समझ आए। फिर जब वो जहाज से बाहर निकलती थी तो उसे दिखाया जाता था कि वो टॉमी के साथ कितना बुरा सलूक किया करती थी, साथ ही उसे बार बार टॉमी की मौत दिखाकर तड़पाया जाता था। खैर, अब जैज टॉमी की लाश को देखकर रो ही रही थी कि तभी एक टैक्सी ड्राइवर जैज के पास आया। वो टैक्सी ड्राइवर एक फेरीमैन था जो आत्माओं को उनकी सही जगह पर पहुंचाता था, इसलिए वो जैज को लेकर उसी पोर्ट पर आ गया जहां ग्रेग अपने दोस्तों के साथ समुद्री सफर पर जाने की तैयारियां कर रहा था। तभी उस टैक्सी से निकलते ही जैज अपना सारा पास्ट ही भूल गई। उसे ये तक याद नहीं रहा कि वो मर चुकी है। इतने में ही विक्टर जैज के पास आया और उसने पूछा कि तुम तो यहाँ अपने बेटे के साथ आने वाली थी, वो कहाँ है? ये सुनकर जैज कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गई, क्योंकि उसे टॉमी की मौत के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे बस ये याद था कि इस वक्त टॉमी स्कूल में होता था, इसलिए उसने यही जवाब दिया। इसके बाद जैज और विक्टर ग्रेग की सेल बोट पर पहुंच गए और एक बार फिर समुद्री सफर पर निकल गए, जहां से वो टाइम लूप दोबारा शुरू हो गया और जैज फिर से अपनी उसी सजा को भुगतने लगी जो उसे इस दुनिया के अनंत काल तक मिलती रहेगी। और इसी मोमेंट पर इस शानदार मूवी का होता है दी एंड। और दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।